सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट पे राइट नाउ सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है डायरेक्ट टैक्स कोड। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. That within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act. ना ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड अगले 4 महीने बाद यानी हमारे बजट 2025 में अनाउंस होने वाला है। इसको लाने के पीछे के हमारे गवर्नमेंट के दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। जहां पर हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, जिसको भी हम फॉलो करते हैं, ये 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस वजह से काफी ज़्यादा पुराना और इनएफिशिएंट हो गया है। प्लस ये काफी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए इसको चेंज करके एक मोर सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर लाया जाएगा, जिसको कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड बोलते हैं। और सेकेंडली, जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के चलते मिडिल क्लास, खासकर सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स के ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो काफी ज्यादा आ जाता है, ये हमारी गवर्नमेंट कम करना चाहती है। और उनका कहना है कि ये जो चेंजेस लाए जाएंगे डायरेक्ट टैक्स कोड में, इसके चलते हमारा जो टैक्स बेस है, जहां पर राइट नाउ केवल 1.2% ही लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये बढ़ जाएगा और अराउंड 7% लोग इनकम टैक्स पे करने लगेंगे, जिससे मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। अब जब सबसे पहले मैंने सारी चीजें सुनी तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा खुशी हुई कि चलो यार, फाइनली कोई गवर्नमेंट मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर रही है। बट एज सुन एज मैंने इन सारी चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो मेरी ज़्यादातर जो खुशी थी वो खत्म हो गई। एंड आई एम क्वाइट श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ भी यही होगा, क्योंकि जो भी सारे टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस इस डायरेक्ट टैक्स कोड में किए जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में, जिसका कि हमने लास्ट ईयर ट्रेलर देखा था, जहां पर हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाया गया था। तो हियर लेट मी टेल यू, वो जो कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे वो केवल एक ट्रेलर ही थे, और जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको इस साल के बजट में देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे ही चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एज एन इंडिविजुअल और इन्वेस्टर आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे इन द डायरेक्ट टैक्स कोड। और इन सारी चीज़ों का जो सोर्स है, जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो विद दिस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन सारी चेंजेस को समझने से, जो कि हमारे डायरेक्ट जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं उसमें आने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गवर्नमेंट का प्लान है कि इस डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू वो जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको एकदम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आने वाले डायरेक्ट टैक्स कोड के इंप्लीमेंटेशन के बाद जितने भी सारे एग्जम्पशंस या डिडक्शंस वगैरह हमें मिलते हैं इनकम टैक्स फाइल करते वक्त, वो सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आप खत्म कर दिए जाएंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें एकदम सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आपको टैक्स पे करते वक्त कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शंस को कैलकुलेट करने में टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला चेंज है वो भी गवर्नमेंट के दूसरे मोटो से रिलेटेड है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का प्लान है कि वो जो हमारा टैक्स बेस है, जो कि अराउंड 1.2% ही है, उसको बढ़ा के 7% करना चाहते हैं, जहां पर वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स फाइल करें। और ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो लगभग हर तरह की जो इनकम है उस पर टीडीएस और टीसीएस सोर्स पे ही डिडक्ट कर लेंगे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा जो कि सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स हैं। अब ऐसे में होगा क्या, जब ज़्यादातर लोगों की जो इनकम है उन सब पे ही टीडीएस या टीसीएस सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाएगा, तो उसको फिर से रिक्लेम करने के लिए वो टैक्स फाइल करेंगे, जिससे टैक्स बेस है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स चेंज है, जो कि हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि वो सोलली इसीलिए ला रहे हैं जिससे कि मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन कम हो पाए। इस चेंज में वो जो हायर इनकम ब्रैकेट में बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उन पे टैक्स बर्डन को बढ़ा देंगे, जिससे कि प्रॉपर उनका कहना है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अब इस पूरे ही चेंज में सबसे पहले तो जो एडिशनल सरचार्ज लगता था 30% टैक्स ब्रैकेट के ऊपर, उस सरचार्ज को शायद रिमूव कर दिया जाएगा। बट उस सरचार्ज को रिमूव करने के बाद जो 30% टैक्स ब्रैकेट है उसको 35% तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मार्केट को एस्टिमेट है। यानी जो 30% टैक्स ब्रैकेट में लोग आते थे, अब वो 35% टैक्स पे करेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा सेट ऑफ चेंज आने वाला है, वो आने वाला है हमारी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे जो हम इनकम कमाते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उस पे, यानी हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस पे। अब इस पे जो भी टैक्स चेंजेस होने वाले हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का कहना है कि वो कैपिटल गेन टैक्सेस को एकदम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जो कि राइट नाउ काफी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आपको इससे कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के बजट में जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि जो भी उन्होंने कैपिटल गेन टैक्सेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इवन प्रॉपर्टीज वगैरह में टैक्स चेंजेस करके उनको इक्वल करने की कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने सिंप्लीफाई करने के पर्पज से ही किया था। और उस सिंप्लीफिकेशन से हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला था वो तो हम सभी को पता है। और इवन जब जर्नलिस्ट ने ये पूछा था उनसे कि ये जो आपने टैक्स चेंजेस किए हैं इससे जो नॉर्मल पब्लिक है वो खुश नहीं है, तो कुछ इस तरह का जो आंसर है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। Nothing much for the middle class. Most of the PR. This is what those parties. Next question, please. खैर, बात करें हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस की, तो डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो वेल्थ टैक्स है और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम ही कंसीडर किया जाएगा।
यानी आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि जो भी आपका नॉर्मल इनकम टैक्स का स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल गेन टैक्सेस में भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर अभी आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते थे तो सबसे पहले तो अब आपको 35% इनकम टैक्स पे उसमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया है। और अब आपको कैपिटल गेन टैक्सेस में भी 35% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे होगा क्या, तो जैसा ही गवर्नमेंट ने बोला कि वो टैक्स सिस्टम को एकदम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो अगर अभी आप टैक्स फाइल करते थे तो टैक्स फाइलिंग के वक्त आपको कैपिटल गेन टैक्सेस को क्योंकि अलग से कैलकुलेट करना पड़ता था, क्योंकि उन पर कम टैक्स लगता था, तो उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम जाता था। और जैसे ही उसको नॉर्मल इनकम के अंदर कंसीडर वो कर लेंगे और आपको उस पर नॉर्मल इनकम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अलग से आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब इस चीज को आप इस तरह समझ के देखिए कि स्टॉक मार्केट में जब हमारी गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को 10% से केवल 12.5% ही किया था, ऐसे में भी ज्यादा लोग नाखुश इसीलिए थे क्योंकि इंडिया में अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो वो 6% के राउंड निकल के आता है। और इसको अगर आप देखोगे इंडिविजुअल लेवल पे तो फूड इन्फ्लेशन आपको 9 to 10% और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन तो 14% तक देखने को मिलता है। ऐसे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल इनकम पे टैक्स देने के बाद बची हुई इनकम पे रिस्क लेके स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट करता है टू गेन सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स, तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको इस पूरी ही स्टॉक मार्केट में लॉसेज होते हैं तो उसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं, पर अगर आपने उसमें थोड़ी सी रिटर्न बनाए जहां पर डेटा कहता है कि एवरेज रिटर्न मैक्सिमम 12 to 15% के राउंड ही होते हैं, तो उसमें भी अगर आप 13% कैलकुलेट करो तो एवरेज रिटर्न अगर आपने 30 - 6% यानी 7% पर एनम कमाए तो 7% की एक्स्ट्रा इनकम पे भी आपको 35% तक टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि इसके अलावा जो हम टैक्स पे करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी हमारे एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी जैसे चार्जेस पे, इसको ऑलरेडी इस साल के बजट में बढ़ाया गया था। अब इस केस में अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट और हेट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, बट स्टिल पिछले कुछ सालों में इस गवर्नमेंट ने जो भी सारे सेट ऑफ डिसीजंस लिए हैं उसमें मुझे एक पैटर्न नजर आता है, जिसमें सबसे पहले अगर आप एग्जांपल लोगे डेट फंड्स का, तो सबसे पहले डेट फंड्स को गवर्नमेंट वगैरह के थ्रू काफी ज्यादा प्रमोट किया गया कि इसमें आपको सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स मिलते हैं, प्लस इसमें आपको जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो भी मिलता है। और ये सारे ही बेनिफिट्स देख के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया। अब जब लोगों ने कुछ सालों तक डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 में डेट फंड्स पे जो भी सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं उसको रिमूव कर दिया, और जिससे जो भी सारे लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में कर चुके थे और जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे तो इससे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा टैक्स गया होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसी सिमिलर स्टोरी हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में देखी, जहां पर पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया, बिकॉज ये जो गोल्ड बॉन्ड्स थे ये आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड थे और इसमें आपको गोल्ड प्राइजेस के साथ साथ कुछ एडिशनल इंटरेस्ट मिलता था जो कि एकदम सिक्योर रहता था और आपको एक हेज प्रोवाइड करता था आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये चीजें देख के काफी सारे लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया। और फिर इस साल के जो बजट आया उसमें जब हमारे गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया तो उस रिडक्शन के चलते काफी सारे जो गोल्ड के प्राइस थे वो रिड्यूस हुए। अब इससे हुआ ये कि जो भी गवर्नमेंट को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करना था लोगों को मैच्योरिटी के वक्त, उस गोल्ड प्राइस से कम होने की वजह से उन्हें वो मैच्योरिटी का अमाउंट काफी ज्यादा कम पे करना पड़ा पहले के मुकाबले, जिससे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पैसा अगेन बच गया। और फिर थर्डली सेम चीज आज हमें स्टॉक मार्केट के केस में देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले कई सालों से हमारी खुद की गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन्स टीवी पर रन कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए म्यूचुअल फंड्स के लिए और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। अब सोच के देखिए जो भी लोग पिछले 15 से 20 सालों से लगातार अपनी एसआईपीज वगैरह के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक टाइम के बाद आके वो एक बड़ा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर पाएंगे, तो इस पे अब जब गवर्नमेंट को टैक्सेशन को कर देगी स्लैब के अकॉर्डिंग, तो इससे गवर्नमेंट को जो पहले टैक्स मिलने वाला था उससे कंपैरिजन में अब जब वो अपना फंड सेल करेंगे तो उससे कितना ज्यादा टैक्स मिलेगा। अब इधर तक देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सारी चीजें क्या डायरेक्ट टैक्स कोड में नेगेटिव होने वाली हैं, तो ऐसा भी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का कहना है कि जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि टैक्स बर्डन सबसे ज्यादा होता है, उन पे काफी हद तक इस बार जो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा उसमें उन पे टैक्स कम करने की बात की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स के लिए काफी अच्छी बात होगी। इसके अलावा एक और जो सेकंड पॉजिटिव फैक्टर मुझे लगा वो ये है कि जो फॉरेन कंपनीज है और जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन दोनों ही कंपनीज पे अब बराबर टैक्स दिया जाएगा, जो कि अगेन हमारी जो इंडिया की कंपनीज है उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर है। प्लस इसके अलावा जो एक चीज हमें पहले इनकम टैक्स एक्ट और इस बार के डायरेक्ट टैक्स कोड दोनों में ही सिमिलर देखने को मिल रही है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वो ये है कि जितना भी डोनेशन इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है उस पर ना पहले कोई टैक्स लगा करता था और ना आगे कोई टैक्स लगेगा। और ऐसे में मेरा मानना यह है कि अगर आप 2025 की बजट की स्पीच को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो सकती है कि अभी तक हमारे मिडिल क्लास पे काफी ज्यादा टैक्स का बर्डन किया गया है, जिसको कि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी समझ रही है और उसके लिए उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लेने का शुरू किया है। और इस पूरी अनाउंसमेंट के बाद से धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें रिवील की जाएंगी। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं और एग्जैक्टली किस तरीके के चेंजेस होंगे ये तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा 2025 की बजट की स्पीच में ही। और तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।
हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन सारी चेंजेस से रिलेटेड आपका क्या कहना है, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।